हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय यूपी बोर्ड का अनसॉल्व्ड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और आज हमने लिया है 346 XT, ठीक है, 346 XT। और इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आते हैं, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको पढ़िए स्टूडेंट, फिर हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, ओके। आप देखो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4A है, ए यानी का, वो है हमारा बूलियन एक्सप्रेशन ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट। तो ये इस वर्ष कोर्स में नहीं है, इस वर्ष कोर्स में नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है व्हाट इज मीन्ड बाय हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये भी इस वर्ष कोर्स में नहीं है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, सी है हमारा राइट किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एक्सप्लेन इट, ठीक है। यानी किरचॉफ का नियम लिखिए और उसको समझाइए, उसकी व्याख्या कीजिए। देखो स्टूडेंट, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। देयर आर 2 लॉज, ठीक है। कितने हैं? देयर आर 2 लॉज, देयर आर 2 लॉज। देयर आर 2 लॉज, 2 नियम है स्टूडेंट, किरचॉफ के 2 नियम हैं। पहला लॉ ऑफ करंट, लॉ ऑफ करंट, ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, पहला है लॉ ऑफ करंट, यानी धारा का नियम, हिंदी में इसको कहते हैं धारा का नियम, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, इसका स्टेटमेंट बोल दे रहे हैं, आप दोनों लोग हिंदी इंग्लिश वाले नोट करें। पहले हिंदी वाले देखें। परिपथ के किसी भी संधि पर, ध्यान से सुनिएगा, परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। द अलजेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए सर्किट इज 0, ठीक है। दैट इज सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट, सपोज कर लो कि ये हमारा कोई पॉइंट है, इस पे करंट, ऐसे कई करंट आ रही हैं, ऐसे सपोज कर लो, ऐसे, ठीक है। ये है I1 इधर आ रही है, I2 इधर आ रही है, I3 बाहर जा रही है, I4 इधर हो गया, I5। तो हमने क्या बताया? अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए सर्किट इज 0, दैट इज सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। तो ये जंक्शन है,
ठीक है। एट पॉइंट O, ठीक है। पॉइंट O पर देखो स्टूडेंट, सिग्मा आई का मतलब क्या हुआ, अलजेब्रिक सम हुआ। तो I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 और इज इक्वल टू 0। ठीक है। अलजेब्रिक सम का मतलब देखो स्टूडेंट, जो जंक्शन की ओर करंट आ रही थी उसको हमने पॉजिटिव लिया है और जो जा रही थी उसको निगेटिव लिया हुआ है। तो ये हो गया इधर I1 प्लस I2, ये तीनों माइनस है, इधर कर दीजिए, इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो I3 प्लस I4 प्लस I5 हुआ। अब देखो स्टूडेंट, इसका मतलब वो जितनी करंट आ रही उतनी ही करंट जा रही है, यानी ये हुआ आउट गोइंग इनकमिंग करंट करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। ठीक है, यानी आने वाली धारा और जाने इज इक्वल टू जाने वाली धारा। जंक्शन पर, किसी भी जंक्शन पर आने वाली धारा इज इक्वल टू जाने वाली धारा। ठीक है। और ये देखो स्टूडेंट, तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब हुआ कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस law is based on conservation of charge। ठीक है, यह नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला नियम। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ, इसको मेश लॉ कहते हैं, वोल्टेज लॉ कहते हैं और बंद पास का नियम कहते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस मेश में पड़ने वाले सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ, इन ए क्लोज्ड मेश और क्लोज्ड सर्किट, द अलजेब्रिक सम ऑफ द product of current with corresponding resistance is equal to the algebraic sum of all EMFs in this mesh, that is sigma IR is equal to sigma E। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, इसको हम लोग एक्सप्लेन ऐसे करते हैं स्टूडेंट, ये एक हमारा सेल है और एक रेजिस्टेंस इसका है, एक ये हमारा दूसरा सेल है, एक इसका रेजिस्टेंस है और इसको हम लोग आगे ऐसे एक और रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया R1 R2 R3, ये हो गया E1 हमारा, ये हो गया E2 हमारा। ठीक है, और करंट देखो स्टूडेंट, हम लोग सेल से ड्रा करते हैं, तो यहाँ से करंट आ जाएगी I1, ये करंट आ जाएगी I2 और ये करंट दोनों यहाँ पर मीटिंग होगी और फिर करंट ऐसे इधर आएगी, ये होगी I1
प्लस I2, और ये करंट ऐसे जाएगी, इधर करंट है I2, इधर करंट है I1, और ये करंट I1 ऐसे चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, इनका नाम कुछ भी रख सकते हैं, A, B, C, D, E, F। ठीक है। in the given circuit, अब ये मेष हमारा 1 हुआ स्टूडेंट, ये मेष हमारा 2 हुआ। ठीक है। और जो करंट इसमें देखो स्टूडेंट, ऐसे करंट हमारी चलेगी, यहाँ देखो ये करंट ऐसे चल रही है ऐसे, तो इसी की डायरेक्शन में हम ऐसे ले लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ये मेष हमारा ऐसे चल रहा है। ठीक है। इसमें देखो स्टूडेंट करंट ऐसे आ रही, देखो ध्यान से देखो, ये करंट ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही, पूरा ऐसे क्लोज बना रही है, तो इसकी करंट हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है। अब ये जो हमने मेष के लिए ये करंट लिया हुआ है स्टूडेंट, इसमें ये करंट, इसमें हम लोग ये देखते हैं स्टूडेंट कि कहाँ पे करंट हमारे मेष के अकॉर्डिंग है, कहाँ अपोजिट है। जहाँ अपोजिट होगी वहाँ करंट माइनस में हो जाएगी। तो पहले हम लोग लेते हैं इन द गिवन सर्किट फॉर मेष 1। ठीक है। अब मेष 1 के लिए देखिए स्टूडेंट। ठीक है, फॉर मेष 1। ठीक है। अब मेष 1, इसमें देखो स्टूडेंट, तो ये 1 मेष है, ऐसे चल रहा है ऐसे। इसमें देखो कौन कौन है स्टूडेंट, R1 में करंट I1 है, तो I1 R1 हो गया। फिर नीचे वाले में देखो स्टूडेंट, हमारा मेष तो यहाँ ऐसे चल रहा है ना, तो इधर आना चाहिए करंट पर, इसमें करंट अपोजिट है, तो ये करंट अपोजिट का हो जाएगी, तो I2 R2 हो जाएगा। अपोजिट करंट को माइनस ले लेते हैं, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, हमारी करंट ऐसे चल रही है, तो आना मेष को ऐसे चाहिए, तो E2 हमारा निगेटिव में हो रहा है, E1 माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है। यानी ब्रैकेट ओपन कर दें तो I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। अब दूसरा देखो स्टूडेंट, फॉर मेष 2, फॉर मेष 2, मेष 2 में देखो स्टूडेंट, तो यहाँ से जो I2 करंट ऐसे चल रही, फिर I1 प्लस I2 मिलके ऐसे चल रही, क्लोज्ड पाथ। सब जैसे हमारा मेष चल रहा है उसी तरह करंट भी चल रही है। तो ये हो गया I2 R2 प्लस, इसमें R3 में I1 प्लस I2 करंट है, तो I1 प्लस I2, और इसमें हमारा रेजिस्टेंस है R3, और इस मेष में एक ही सेल हमारा पड़ रहा है, कौन पड़ रहा है, E2 पड़ रहा है, इज इक्वल टू E2 हो गया। ये हो गया इक्वेशन 2। देखो स्टूडेंट, किरचॉफ सेकेंड लॉ को कहीं कहीं लिखते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है। कहीं कहीं किरचॉफ सेकेंड लॉ को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू 0। वो कैसे होगा, इसको इधर कर दो, माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये डेल्टा V होगा और इधर 0 हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो है EMF जो होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वर्क डन अपॉन चार्ज से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। और वर्क डन मीन्स क्या हुआ, एनर्जी हुई। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। किरचॉफ सेकेंड लॉ is based on conservation of energy।
यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे 4 का डी यानी घ, राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑब्टेन द फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। तो फैराडेज लॉ हमें लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, तो हेडिंग पहले डालते हैं फैराडेज लॉ। ठीक है, और देयर आर टू लॉज इनके 2 नियम हैं। कौन कौन से नियम है? पहला, इसको फर्स्ट लॉ लिखते हैं, यानी न्यूमैन्स लॉ। ठीक है, द नेगेटिव बोल दे रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों लोग सुने और नोट करें। ठीक है, द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इन ए कॉइल is equal to the induced EMF in the coil, that is equal to माइनस का d phi अपॉन dt, phi b मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, यानी ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, इफ नंबर ऑफ टर्न in coil is कैपिटल N, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है, देन इज इक्वल टू माइनस N डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, सेकेंड लॉ को इसको लिखते हैं सेकेंड लॉ, और इसका नाम है लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ। देखो स्टूडेंट, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट सेटअप इन ए कॉइल, ठीक है, अपोज टू द काज बाय विच प्रोड्यूस इट। ठीक है, जिससे यह प्रोड्यूस होती है उसी को अपोज करती है। ओके, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यह नियम यानी लेंज का जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है,
अब देखो स्टूडेंट, एक डेरिवेशन है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, यानी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का निगमन करना है हमें। ठीक है, प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसमें लेट कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ टर्न इन सोलेनॉइड is equal to n। length of solenoid is equal to L। ठीक है, if current in solenoid is I, then magnetic field inside the solenoid ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। ठीक है, और ये हो गया म्यू नॉट, एन को लिखते हैं एन अपान एल, आई लिखते हैं। ठीक है, सिंस एन जो है पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न होता है, और इसको लिखते हैं एन अपान एल लिखते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज फ्रॉम दिस सोलेनॉइड ठीक है, इज इक्वल टू एन फाई बी, और इज इक्वल टू होता है एल आई। ठीक है, ये हो गया एन, और फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है। फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, इज इक्वल टू एल आई हो गया। अब बी की वैल्यू इधर लिखी है स्टूडेंट, ये वैल्यू यहाँ से रख दो इसमें, तो एन, अब बी की वैल्यू हमारी कितनी है, म्यू नॉट कैपिटल एन अपान एल आई ए इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, एल क्या है, यही एल हमारा जो है स्वप्रेरकत्व है, स्वप्रेरण गुणांक। अब यहाँ देखो आई से आई कैंसिल हो गया स्टूडेंट, आई से आई कैंसिल हो गया, तो एल इज इक्वल टू आ गया हमारा म्यू नॉट, ऊपर हो गया एन में एन का स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर ए अपान एल हो गया। ये इसका फार्मूला हो गया स्वप्रेरकत्व का। एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान एल हुआ। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो हेडिंग पड़ी ही है। ठीक है, एल को कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, वो एल यहाँ लिखा हुआ है। दिस इज फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस
एल। हिंदी वाले देखेंगे, लिखेंगे, यहाँ देखो हेडिंग तो यही डाल दीजिए, वो तो पेपर में हिंदी इंग्लिश रहता है, ठीक है। हिंदी में हेडिंग भी डालना चाहें तो आप लिख सकते हैं प्रणालिका के स्वप्रेरण गुणांक, प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक। हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक। अब देखो स्टूडेंट, इसमें माना प्रणालिका में फेरों की संख्या n है, प्रणालिका की लंबाई l है। यदि प्रणालिका में धारा I प्रवाहित हो रही है तो प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का ये सूत्र होता है B = μ0 Ni। n जो होता है वो प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या होती है स्मॉल n, और उसकी वैल्यू कैपिटल N/L होती है, तो स्मॉल n हटा करके कैपिटल N/L रख दिया, ठीक है। आप देखो जो स्टूडेंट, जब हम लोग पढ़े थे स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो फ्लक्स लिंकेज होता है वो Li के बराबर होता है, N∅B = Li होता है, ठीक है। और यही L जो होता है स्वप्रेरण गुणांक होता है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, N∅B = Li रख दिया हमने। आप यहाँ लिखेंगे प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। N∅B = Li हो गया। अब ∅B = BA होता है, तो यहाँ BA हमने रख दिया। B की वैल्यू यहाँ से ये उठा करके इस B की जगह रिप्लेस कर दिया हमने, और रिप्लेस कर दिया तो I दोनों ओर से कैंसिल हो गया, n का n में मल्टीप्लाई हो गया, n² हो गया। तो इधर L है, L की वैल्यू μ0 N² हुई। यही प्रणालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ई यानी अंगा। इसमें कह रहा आयन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन इंटरिंग परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैविंग वेलोसिटीज इन द रेशियो 1:3। तो वेलोसिटी दिया हुआ है v अल्फा रेशियो v प्रोटॉन = 1:3 दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। यानी इन दोनों जहाँ भी डिवाइड करने की बात आएगी वहाँ हम 1/3 लिख लेंगे, ठीक है। कह रहा फाइंड द रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ। तो एक और रिलेशन होता है स्टूडेंट, m∝ = 4mp होता है। ये कई बार आ चुका है, m∝ = 4mp होता है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं स्टूडेंट, रेडियस का फार्मूला जानते हैं हम लोग। वी नो दैट, हम जानते हैं कि R = mv/qb होता है। R = mv/qb होता है, ठीक है। यहाँ Q के लिए भी एक और हम लिख देते हैं स्टूडेंट। तो अल्फ़ा के लिए Q1 ले लेते हैं, तो Q∝, ठीक है, ये होता है 2e, और Q प्रोटॉन ये होता है स्मॉल e, ठीक है। सब वैल्यू यहाँ रखिए। अब देखिए फॉर अल्फ़ा पार्टिकल के लिए R∝ = m∝ v∝/q∝ b हुआ, इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ठीक है। फॉर प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन के लिए क्या हुआ, Rp = mp Vp/qp b, इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब देखो स्टूडेंट, दोनों डिवाइड कर दो,
डिवाइड कर दो तो हो जाएगा आर एल्फा अपान आर प्रोटॉन इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट इनमें केवल बी ऐसा है जो कैंसिल हो जाएगा। एल्फा ऊपर है तो एम एल्फा अपान एम पी आएगा, एम एल्फा अपान एम पी इंटू वी एल्फा अपान वी पी आएगा, वी एल्फा अपान वी पी आ जाएगा इंटू, इसको देखो स्टूडेंट ये ऊपर हो जाएगा, क्यू पी ऊपर हो जाएगा, क्यू एल्फा नीचे हो जाएगा, क्यू पी अपान क्यू एल्फा। अब वैल्यू रख दे रहे हैं हम स्टूडेंट, एम पी अपान एम एल्फा अपान एम पी 4 है, एम पी को इधर कर दो देखो, तो एम एल्फा अपान एम पी हो गया 4, वी अल्फा अपान वी पी अल्फा वी पी 1/3, और ये है क्यू पी, ई हो गया ऊपर और नीचे हो गया 2e, 2 से ई से ई कैंसिल हो गया। अब इस 2 से 2 भी कट जाएगा, तो आर एल्फा अपान आर पी इज इक्वल टू 2/3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यानी क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ, तो ये फार्मूला हो गया आर अल्फा रेशियो आर पी इज इक्वल टू 2/3, ये आंसर हो गया। ओके।